नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम लागत में मौन पालन व्यवसाय करके कमाएं अच्छा मुनाफा। हरे भुट्टों के लिए मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। कोई भी बिजनेस हो उसमें सफलता तभी मिलेगी जब सही प्लानिंग के बाद उसकी शुरुआत करें, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मौन पालन व्यवसाय की। इस व्यवसाय को कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पानीपत जिले के गांव बुढ़शाम के मौन पालक बलबीर सिंह से, जिन्होंने मधुमक्खी पालन व्यवसाय से लाभ कमाकर अपना आर्थिक स्तर काफी ऊंचा किया है। तो ये मौन पालक मधुमक्खी पालन करते समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। स्टार्टिंग में जी मैंने ट्रेनिंग ली, पहली ट्रेनिंग और सारा हॉर्टिकल्चर के तहत मैंने ये काम किया। और जी मैंने अपना काम सिर्फ 5 बॉक्स से किया था और आज मेरे पास 80 बॉक्स हैं, जिसमें सुपर भी हैं और सिंपल भी हैं। जो कि मेरे 50 बॉक्स तो फतेहाबाद बिजवाड़ा में रखे हैं और 32 बॉक्स मेरे यहाँ हैं। ये मेलिफेरा वैरायटी है मधुमक्खी की। हमारे भारत के अंदर मेलिफेरा ही ज़्यादा काम कर रही है और ना कि हमारे पास 4 मक्खी और भी हैं, उनका हमारे से कोई संबंध नहीं होता। बी कीपिंग के अंदर उसका कोई संबंध नहीं होता कि वो शहद कम देती हैं। तो हम मेलिफेरा मक्खी को इटालियन बोलते हैं, इसको इटालियन को हम पालते हैं और इसी से हम अपना शुद्ध लाभ लेते हैं। मधुमक्खी पालन में सही देखरेख बहुत जरूरी होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही इस व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए समय समय पर बदलते मौसम के अनुसार मधुबाक्सों की देखरेख करते रहें, जिससे शहद का उत्पादन लगातार अच्छा बना रहे। ये किसान भी इन सभी शर्तों का बखूबी ध्यान रखते हैं। हम इसको चेक करते हैं, रानी कहाँ है, इसके अंदर ब्रूड है, लार्वा है या नहीं है, तो हम इसको सारा कुछ चेक करते हैं। जब हमने रानी बिल्कुल इसके अंदर सेफ होती है तो हमने कोई बॉक्स के अंदर खतरा नहीं होता। हम उसको झाड़ते हैं और प्रक्रिया के तहत शहद निकालते हैं। फिर उसमें हम या तो मुरथड़ संस्था है या रामनगर है या फिर खुद अपने आप शहद को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम कई बार मुरथड़ भी करा लेते हैं, रामनगर भी करा लेते हैं और फिर हम अपनी बोतलिंग करते हैं। बोतलिंग करके जैसे लोकल में भी क्या, या फिर हम कहीं रोड पर रख कर भी बेच देते हैं। इससे मोम और शहद, पहली बात तो शहद, दूसरी चीज़ मोम, तीसरी चीज़ पोलन और रॉयल जेली के ऊपर मैं काम नहीं करता। रॉयल जेली के ऊपर जो ज़्यादा बड़े बी कीपर हैं वो काम करते हैं। मैं सिर्फ शहद, मोम और पोलन पर। शहद हमारा जो हम साफ करके बोतलिंग बेचते हैं वो 250 से 300 रुपये तक बेच देते हैं। जो हम सीधा डीलर को शहद देते हैं, इस बार बहुत अच्छा रेट है। देखो अभी बेचे नहीं, मैंने स्टॉक है मेरा, उसमें कितना बेचते हैं क्या करें वो बाद की बात है। रही पोलन वाली बात, पोलन हमारा विदेशों में जाता है और हम अपना बिल्कुल सिंपल देसी शहद के नाम से बेचते हैं, ताकि हमने कोई कहीं भी आपदा ना आए। अभी थोड़ी देर पहले हमने शहद निकालना स्टार्ट किया था। दिन भर एक बार चेक करते हैं बॉक्स, सिर्फ एक बार। जैसे शहद निकाला हमने चेक कर लिया, सिस्टम बन गया। ब्रूड का लगाना है जहाँ ब्रूड लगा दिया, पोलन का लगाना पोलन लगा दिया, अंडा ब्रूड देना हो दे दिया। शहद निकालने का कार्य फूलों की उपलब्धता के आधार पर होता है और इस समय फूलों की उपलब्धता अधिक रहती है। ये समय भी शहद निकालने के लिए सही होता है। ये किसान
शहद के अलावा मोम और पराग भी लेते हैं, जिससे इनके लाभ में इजाफा होता है। बीमारी आ जाती है उसके उपचार के लिए हम जैविक दवाइयाँ करते हैं। हमारे डॉक्टर जयकुमार सोरण जी हैं, एक साइंटिस्ट जो कि करनाल में हैं। वो हमारे को ये चीज़ बताते हैं, भाई आप जमाइन का सत्व लो, जमाइन को पानी न उबालो और उसका स्प्रे करो। हम इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड दवाइयाँ नहीं यूज करते। और जो शहद प्रोडक्ट हमारा है आज के टाइम में सबसे जैविक शहद है। और तो कहने की बात है भाई फलाना है ठिकाना है या जैविक खेती कर रहे हैं वो अलग से है। और जो हमारा असली जो ओरिजिनल चीज़ है ना शहद, वो ही एक हमारे पास जैविक प्रोडक्ट में है। और मैं हर बार मतलब मैं ये कहता हूँ भाई कोई बच्चा काम सीखना चाहता है तो वो पहले ट्रेनिंग लें और फिर इस काम को स्टार्टिंग करें और बिल्कुल छोटे स्केल से काम करें ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान भाई हरे भुट्टों के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप मक्के की हरे भुट्टे के लिए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SB अग्रवाल। जब रबी की फसलों को काटने के बाद गर्मी की फसलों की तैयारी करते हैं उस समय हमें फसलों का चयन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अतः हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो मई और जून के महीने में पूरी तरीके से खेत खाली कर दे और हमारी फसल कटकर हमारे हाथ में आ जाए। इसके लिए प्रैक्टिकल तौर से ये देखा है, जो मक्के की खेती का शुरुआत करते हैं तो 15 जून के बाद में उनके भुट्टे के रूप में उन्हें 75 दिन बाद 80 दिन में ये भुट्टे अच्छी तरीके से बाज़ार में बिकने लायक हो जाते हैं और उन्हें बाज़ार में आराम से बेचा जा सकता है। इसलिए हम मक्का की खेती पर विशेष तौर से ध्यान दें, जो कि बिना किसी रिस्क के इस मौसम में उगाई जा सकती है और बाज़ार में आसानी से बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, हरे भुट्टे वाली मक्का की खेती के लिए उचित भूमि का चयन करते हुए खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। मक्का की खेती के लिए विशेष प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु सामान्यतः खेत को तैयार करना, मुलायम बनाना, भुरभुरा बनाना आवश्यक होता है। अतः हमें खेत की तैयारी करें और खेत की तैयारी के लिए जैसा हम जानते हैं कि हमने पहले एक मिट्टी को पहले कल्टीवेटर से जुताई करें, डिस्क से मिलाकर पाटा लगाकर इसकी भुरभुरा बना लें। हमें इसके अंदर खाद की मात्रा का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। खाद की मात्रा हमें प्रमुख रूप से 3 खादें दिए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। पहले भाग में 40 किलोग्राम अगर नत्रजन है, उसके साथ में 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी के समय डाल दें। बाकी बची हुई 80 किलो जो नत्रजन की मात्रा है उसको 1 महीने बाद 40 किलोग्राम और उसके 1 महीने बाद दूसरे 40 किलोग्राम की मात्रा खेत में खड़ी फसल में निदाई के बाद डालना लाभप्रद होता है। तो 60 दिन तक इस पूरी मात्रा का उपयोग हो जाना है। अभी आपने खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इसका अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में।
अतः हमें जो बीज की बोनी करना है, जैसे मक्का की हम बात कर रहे हैं, और इस मक्का की बोनी के लिए हमारे पास हाइब्रिड के कई मक्का उपलब्ध है। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जो HQPM1 के नाम से बाज़ार में मिलता है, जिसमें 2 भुट्टे बहुत अच्छे आकार के आते हैं। दूसरी, इसके अंदर क्वालिटी प्रोटीन होती है। तीसरी बात यह है कि ऐसे भी भुट्टे होते हैं जिनकी दाना बहुत मुलायम होता है, खाने में मीठा लगता है, भुट्टा बड़ा होता है और बाज़ार में आकर्षक होने के कारण अच्छी कीमत देता है। 4212 भी इसी की श्रेणी में आता है, और एक FH 3554 भी होता है, जिसकी बाज़ार में काफ़ी डिमांड है। और ये अन्य हाइब्रिड्स भी जो उस क्षेत्र के लिए जहाँ उपयुक्त हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। हरे भुट्टे वाली मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, आइए जान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम बीज लें, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि बीज उपचारित आता है, परंतु हमें ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बिना बीज उपचार के बोनी कर दें तो ये बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। अतः हमें बीज उपचार के लिए उपयुक्त दवा, जैसे बाविस्टीन है, जो एक मिश्रण आता है जिसमें कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण होता है, बीटावैक्स पावर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से इसकी उपचारित करने के बाद बोनी करें। अतः हमें खेत की अच्छी तैयारी अगर हमने कर ली है तो हम रेज्ड बेड प्लांटर के माध्यम से मल्टी क्रॉप सीडर से इसकी बोनी कर सकते हैं, जो कि मेड़ों पर बोनी होती है। और इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक जो बॉक्स होता है उसके अंदर बीज डाला जाता है, और दूसरा बॉक्स होता है जिसमें कि खाद या फर्टिलाइज़र्स का हम सीधी बोनी कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र की जो बोनी होती है वो बीज के नीचे होती है और इसके ऊपर बीज डाला जाता है। ऐसा होने से उसमें जो बीज है उसकी जड़ें जब जाती हैं तो खाद का सदुपयोग कर सकती हैं और उसका पूरा लाभ फसल को मिलता है। बोनी के समय ही इस तरीके के एडजस्टमेंट करें कि पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी भी निर्धारित कर सकें। यदि कतार से कतार की दूरी हम 50 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं तो पौधे की बढ़वार होती है, पौधे के साथ साथ उसके अंदर आने वाले भुट्टे में दाने पूरी तरीके से भरते हैं और 1 से 2 भुट्टे ही मिल पाते हैं, जिससे जो कि अच्छे आकार के होते हैं। और यही इसकी विशेषता है। यदि 2 से ज़्यादा भुट्टे होते हैं तो उनका आकार भी छोटा हो जाता है। हरे भुट्टे वाली मक्का की फसल का उचित बढ़वार हो, इसके लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। बोनी के बाद हमें विशेष प्रकार से पानी की ध्यान रखना है, निदाई का ध्यान रखना है। 1 महीने के पहले इसके अंदर निदाई कर ले। यदि पहले हमने इसमें जो है पेंडिमिथिलीन का स्प्रे कर दिया है बोनी के तुरंत बाद और फिर पानी लगाया है तो 1 महीने तक इसमें नींदा नहीं आते और उसमें निकलते हैं। तब हम कि इसकी गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाएं, डोरा चलाने के बाद इसके नींदा को भी नष्ट करें और साथ मिट्टी भी उसकी तने पर या जड़ों पर चढ़ जाए तो उसको सहारा भी मिलता है, साथ ही साथ उसमें निकलने वाली जड़ों को भोजन के लिए भी स्थान मिल जाता है। और हमें इस समय में विशेष तौर से ध्यान रखना, गर्मी का समय है और इस 75 दिन की अवधि में हमें पौधे को पर्याप्त नमी देना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी के कारण इसमें नमी का नुकसान अधिक होता है। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें। स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। इस समय किसान भाई रबी फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों को खेत में न जलाएं। इसके लिए केंद्रीय हल, पिलाऊ, रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को खेत में ही मिट्टी में पलट दें। इससे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी और अगली फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। आम के फल मटर के आकार के हो चुके हैं। इस समय चूड़ी फफूंदी रोग आम के वृक्षों पर अधिक दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% 10 ml को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सब्जी वर्गीय फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर दवा या एसीफेट 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन रोग एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। कुसमांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों को लेने के इच्छुक किसान इनकी जल्दी बुआई करें। तरोई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी आदि की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। कद्दू के लिए उन्नत किस्म पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडे के लिए बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा आदि। ककड़ी के लिए अर्का शीतल। चिकनी तरोई के लिए पूसा चिकनी सिलेक्शन 99। धारीदार तुरई के लिए पूसा नसदार। खरबूजे के लिए उन्नत किस्म दुर्गापुर मधु। तरबूज के लिए दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा। खीरे के लिए बालम खीरा, पूसा संयोग। लौकी के लिए उन्नत किस्म पूसा समर प्रोफोलिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोफोलिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत। और करेले के लिए उन्नत किस्म कोयम्बटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष आदि का चयन करें। टमाटर के परिपक्व फलों की तुड़ाई करें और यदि फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गाय को चारे के साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। पशुओं को मैस्टाइटिस रोग से बचाने के लिए पूरे हाथ से पूर्ण दूध निकालना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को डीवार्मिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है लूणकरण सर। जिला बीकानेर के कृषक सरदार मल ने या नींबू की बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सरदार मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं उन किसानों के लिए जो नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। नींबू वर्गीय फसल की खेती में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है। इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं।
अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है तो ये भूरा रंग का हो जाता है और जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दें। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दें और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। ग्मोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। खासकर जो किसान भाई नींबू की खेती करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उनके जो फूल आते हैं पेड़ों पर और जो फल लगते हैं उनके झड़ने की समस्या से सब किसान भाइयों का सामना होता है। वो कहते तो हैं कि फूल बहुत लग रहे हैं, फल भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में फूल लगते हैं और शुरुआत में जितने फल दिखाई पड़ते हैं अंत तक वो उसका उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जब आपके नींबू के पौधों पर फूल की कलियां दिखाई पड़ती हैं उस समय आप प्लानोफिक्स इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कीजिए और इसके बाद जब फूल खिलने शुरू होते हैं उस समय आप कोई छिड़काव ना करें और जब इसमें आप चना के आकार का जब इसमें फल लग जाता है उस समय आप फिर से एक बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। जब आप प्लानोफिक्स का छिड़काव फूलों पर और फल लगने के बाद करते हैं तो फलों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोगग्रस्त पौधों में फूल एवं फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई न करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।